वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने पहले पार्ट में 2018 का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अभी जो बाकी क्वेश्चन है इस पार्ट में देखेंगे, देखते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं। और आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना घर पे और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो आइए देखते हैं। An LCR series circuit has an inductance of 100 millihertz connected to a 100 capacitor and the resisted load is 120 ohm, which is connected to an AC source of 60 hertz. The resonant frequency of this circuit is, so we have to find out the resonant frequency. So let's see. So in this question एक LCR सीरीज़ दिया हुआ है जिसमें जो इंडक्टेंस है डेट इज़ L, उसका वैल्यू जो है 100 मिली हर्ट्स। तो इसको हम अगर हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 100 × 10⁻³ हर्ट्स। ठीक है। और बोला है जो कैपेसिटेंस है वो है 100। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे फैराडी में तो कितना होगा 100 × 10⁻⁶ फैराडी। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस लोड हो रहा है वो कितना दिया हुआ है 120 ओम। ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे बोला है कि द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट कितना होगा। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो कैसे निकालेंगे हम, उसका जो फॉर्मूला होता है एफ और डेट इज़ 1/2π√L/C। अभी देखिए 1/2π L है 100 × 10⁻³ और ये है 100 × 10⁻⁻ कितना 6 1/2π 10⁻⁵। ठीक है। अभी हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 10⁵ दैट इज़ 2π। अब जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 15.2 हर्ट्स। आप लोग इस पर अप्रोक्सीमेटली 50 मान सकते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। आया समझ में कैसे किया? अगर फिर से बता देता हूँ। LCR सीरीज़ दिया हुआ है जिसमें L दिया हुआ है 100, कैपेसिटेंस भी 100 दिया हुआ है। तो हमने इसको हर्ट्स और फैराडी में कन्वर्ट किया क्योंकि हम लोग को आंसर जो है वो हर्ट्स में निकालना है। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 1/2π√L/C। तो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ L and C। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी गेट द वैल्यू 15.2 हर्ट्स एंड वी कैन एज्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्स। सो इट विल सेटिस्फाई द ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An elevator is descending with a uniform acceleration. If the force exerted by the block A on block B is 4 Newton, what is the acceleration of the lift if the mass of the block A is half kg? So we have to find out the acceleration of the lift. So let's see how we'll do it. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एलिवेटर है वो नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से। अभी जो ए ने बी पे जो फोर्स एक्सर्ट किया वो दिया हुआ है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी दैट इज़ ए ऑन बी एट इज़ क्या दिया हुआ है 4 न्यूटन। ठीक है। और जो ए का मास है वो दिया हुआ है कितना हाफ kg। ठीक है। अभी हमको पूछा है जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू क्या होगा। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ बी ड्रॉ करेंगे ए का। देखिए ये है, ये यहाँ पे बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कितना 4 सॉरी ये यहाँ पे एम जी आएगा, ये है 4 2 और ये एक्सेलरेशन यहाँ है। ठीक है। सिंस ये नीचे आ रहा है तो अभी यहाँ से हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। देखिए mg - 4 इज इक्वल टू
mg माइनस 4 इक्वल टू एम ए, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ डी ब्लॉक ए दैट इज़ हाफ, g माइनस 4 इक्वल हाफ ऑफ ए, तो यहाँ से क्या आएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, दैट विल बी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे क्या होगा 10/2, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, तो क्या होगा ए, ये 10/2 मतलब 5 माइनस 4 1, तो ए कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड से, तो एक्सेलरेशन ऑफ दी लिफ्ट कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में कैसे किया, फिर से बता देता हूँ। ये लिफ्ट है, इसमें मास ए और बी ब्लॉक दिया हुआ है, ए ने जो फोर्स एक्सर्ट किया बी पे वो आया, और दिया हुआ है 4 न्यूटन, और मास ऑफ ए दिया हुआ है हाफ के जी। अभी हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ दी लिफ्ट निकालना है, तो देखिए हम एफबीडी से ये क्या कर सकते हैं, एफबीडी ड्रॉ कर सकते हैं। पूरा लिफ्ट नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन, इसका मतलब कि जो ए ब्लॉक है वो भी नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ए सही, तो इसका अगर एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो फोर्स विल बी 4 न्यूटन एंड एक्सर्टेड एंड एमजी नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, दिस वेट ऑफ दी ब्लॉक। तो इससे इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, mg माइनस 4 इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम मास ऑफ द ब्लॉक डेट इज़ हाफ के जी, यहाँ से जब कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी, so you have to find out the equivalent capacitance between A and B. So let's see. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए और बी दो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है C1, ये भी C1, ये C2 C2 दिया हुआ है और ये C3 है। तो ये हम लोग को बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो अभी देखिए जो पोटेंशियल मेथड है उससे यहाँ का पोटेंशियल ये है, यहाँ का भी ये होगा, यहाँ पर का भी होगा, क्यों, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे है तो यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम बी भी होगा। अभी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसका पोटेंशियल एक्स और इसका पोटेंशियल वाई, ठीक है। अभी हम लोग इसको फिर से रीड्रॉ करते, देखिए ए बी एक्स वाई। अभी देखिए ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटेंस है दैट इज C1, ठीक है। अभी देखिए ए और वाई के बीच में एक कैपेसिटेंस है दैट इज C1, ओके, ठीक है। अभी एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस है दैट इज C2 एंड वाई एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस है दैट इज C2, ठीक है। और एक्स एंड वाई के बीच में एक कैपेसिटेंस क्या हुआ है C3, तो ये होगा C3। तो एक ये देखने में कैसा लग रहा है, एक वाइडस्टोन ब्रिज की तरह लगता है, और जो बैलेंस है सो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू C3, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों भी सीरीज़ एंड दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर C1, तो जो कैलकुलेट आएगा वो आएगा 2C1 C2 C1 प्लस C2। ये कैसे किया आप लोग एक बार खुद करना, मैंने करके रखा है इसलिए कर दिया है कैसे हुआ ये 2C1 C2 C1 प्लस C2। बता देता हूँ क्या करना, पहले ये दोनों सीरीज़ में होगा 2C1 प्लस C2 C1 प्लस C1 2C1 एंड C2 प्लस C2 2C2, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है। अभी जो इसका इक्विवेलेंस आएगा और जो इसका इक्विवेलेंस आएगा they both will be the parallel to each other, so what will be the C equivalent, that is 2C1 C2 C1 plus C2, okay। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। आई होप आप सबको समझ में आया कैसे किया। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये दिया हुआ था इसका पोटेंशियल ए है, तो यहाँ पे भी ए पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी ए पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा। अभी इस वाले पॉइंट को हमने एक्स पोटेंशियल मान लिया, इस वाले को वाई पोटेंशियल। सो यू हैव रीड्रॉ द होल कंस्ट्रक्शन, यू हैव रीड्रॉ द होल कंस्ट्रक्शन। हाउ, ए और एक्स के बीच में C1 एक है कैपेसिटेंस, ए और वाई के बीच में एक है, एक्स और बी के बीच में एक है, और वाई और बी के बीच में एक है, ठीक है, और एक्स और वाई के बीच में एक है।
since it is looking like a resistant bridge that is balanced, so there will be no current flowing through CT. That is correct, right? So what will be the C equivalent? This and this in series, this and this in series, and this both will be the parallel. So C equivalent is equal to 2C1 C2 C1 plus C2. That option D satisfied. So I hope आप सबको समझ में आया. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. An electrical dipole is formed with 2 point charges plus 3.2 into 10 to the power minus 18 column and minus 3.2 into 10 to the power minus 90 column and are separated by a distance of 2.4 into 10 to the power minus 10 meter. The work done in rotating the dipole to 180 degree from the position of equilibrium in a uniform electric field of 4 into 10 to the power 5. So here in this question we have to find out the work done in rotating the dipole. So let's see how we'll do it. So in this question what is it is saying that electric dipole है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे दो चार्जेस दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल में. कितना है? एक प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलो एंड माइनस 3.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 19 कॉलम. ठीक है. अभी जो डिस्टेंस से सेपरेट किया वो दिया हुआ है. डिस्टेंस दैट इज सेपरेटेड बोथ दिस चार्जेस आर 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे दैट इज गिवन एज 4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर. ठीक है. अभी हम लोग को ये पूछा है जब ये रोटेट होगा 180 डिग्री से, जब ये यहाँ ये तो यहाँ पे है ना, अगर ये रोटेट होगा तो यहाँ इस साइड आ जाएगा. 180 डिग्री से रोटेट होगा. व्हेन इट विल रोटेट 180 डिग्री देन व्हाट विल बी द वर्क डन. सो देखिए क्या होगा. जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. ये तो आप सबको पता है. अभी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा वो दो कारण की वजह से होगा. एक होगा PE माइनस PE. क्यों? एक PE साइन 180 डिग्री एंड अनदर इज ड्यू टू PE साइन दिट इज PE साइन 0 एंड इट इज सॉरी नॉट साइन 0. डेट इज मैं कर ही देता हूँ, आप सबको समझ में आएगा. डेट इज PE cos 0. पहले तो 0 डिग्री में था, अब रोटेट कर दिया हम लोग. जो इनिशियल होगा वो PE cos 0 डिग्री, जो फाइनल होगा वो होगा PE cos 180. क्यों? क्योंकि हमने रोटेट किया 180 डिग्री से. दैट इज फाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. अभी देखिए जो PE cos 0 दैट इज cos 0 इज 1 एंड इट इज माइनस एंड हियर माइनस PE. ठीक है. अभी इसको हम लिख रहे हैं 2PE. ठीक है. जो वर्क डन आया वो आएगा डेट विल बी इक्वल टू 2PE. अभी देखिए 2 व्हाट इज P. P क्या होता है? डाइपोल. और डाइपोल को हम लिख सकते कैसे? चार्ज इनटू ट्वाइस L. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर 5. ठीक है. वैन चार्ज दिया हुआ है कितना? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर ट्वाइस L कितना है? 10 टू द पावर माइनस 10. ठीक है. और ये तो दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर, ये दिया है 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 5. ठीक है. अभी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू आएगा 6.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. समझ में आ गया कैसे किया? फिर से एक बार बता देता हूँ. क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो चार्ज है Q1 Q2 जो सेपरेटेड है टू डिस्टेंस 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर. अभी बोला है जब हम इसको डाइपोल को रोटेट करेंगे 180 डिग्री से तो कितना वर्क डन होगा. देखिए जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो फाइन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? PE cos 0. सिंस ये पहले 0 पे था, उसके बाद हमने फाइनल कितना होगा पोटेंशियल दैट इज 180 डिग्री से हमने रोटेट किया तो क्या होगा? PE cos 180 तो cos 0 1 एंड इट इज़ माइनस PE
एंड डेट इज इक्वल टू पी। अभी टू पी, पी क्या होता है, डायपोल मोमेंट, जो हम लोग को पता है क्या होता है फॉर्मूला, क्यू चार्ज इंटू ट्वाइस एल, दैट इज द डिस्टेंस, distance is given in 2.4 into 10 minus 10, and it is electric field is also given 4 into 10 5, and charge is 3.2 into 10 minus 9, and it is given। तो हमने जब ये सब कैलकुलेट किया तो आंसर जो आया वो आया 6.14 into 10 minus 23 जूल। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure given below, the mass on the left is moving to the right with a constant velocity v, and after colliding elastically with the mass on the right, sticks to it. If the spring of constant k was initially at its equilibrium position, what is the amplitude of the resultant oscillation? So you have here in this question we have to find out the amplitude of the resultant oscillation. So let's see how we'll do it. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एक मास दिया हुआ है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इस मास की तरफ, और ये मास एक स्प्रिंग से कनेक्टेड करके रखा है। जब वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से ये यहाँ पे स्टिक हो गया। तो हम लोग को पूछा है जो ऑसिलेशन होगा, रिजल्टेंट जो ऑसिलेशन आएगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज़ पी आई इक्वल पी एफ। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम कितना होगा, पी वी, मास से इनिशियल वेलोसिटी इज वी जब मूव कर रहा है। फाइनल क्या होगा, ये मास है और ये अलग मास है। जब इलास्टिक कोलिजन हुआ देन इट कोलाइडेड एंड स्टिक टुगेदर, सो व्हाट विल बी मास m प्लस m, एंड एक नया वेलोसिटी आएगा दैट इज़ v डैश। ठीक है, अभी जो v डैश होगा वो कितना होगा, जो नया वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन दैट विल बी v/2। ठीक है, अभी जब ये स्प्रिंग स्ट्रेस हुआ जो तो टोटल एनर्जी होगा वो किसके बराबर आएगा, इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, एक स्प्रिंग में हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड ए इज़ द एम्पलीट्यूड, टू हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा 1/2 ट्वाइस एम, भी क्या था v/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल होगा v स्क्वायर m ऑफ ट्वाइस के। ठीक है, ए जो ए होगा तो क्या होगा, ए वी एम ट्वाइस के हाफ। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे किया। तो एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड आया वो कितना आया, v इंटू एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस के इंटू होल टू द पावर हाफ। ठीक है, कैसे किया बता देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। बोला था कि मास वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इस मास पे इलास्टिक कोलिजन हुआ जिसकी वजह से दिस मास स्टिक टू दिस मास, यहाँ पे स्प्रिंग दिया हुआ है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है ये मास। तो देखिए जो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा, क्यों होगा मैंने बता दिया, आप लोग एक बार खुद से सोचना क्यों मोमेंटम कंजर्व होगा। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम एम भी ड्यू टू दिस मास, एंड फाइनल यहाँ तक जब पहुँच गया तो द बोथ मास स्टिक ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन and the new velocity will be v dash. So when you calculate we get the new velocity that is v dash equal v/2। अभी हम लोग को क्या मिला, जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेस किया जो टोटल एनर्जी आया वो किसके बराबर आएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। सो व्हाट विल बी इट, दैट हाफ के स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है, हाफ ट्वाइस एम v/2 स्क्वायर ये वेलोसिटी। तो यहाँ से जब कैलकुलेट किया जो ए का वैल्यू हुआ है v
m twice k to the power half. That is option A is the correct answer. So moving to the next question. A potential difference of 5 volt is applied across a conductor of length 0.1 meter. If the electron mobility is 5 × 10 to the power minus 6, then the drift velocity of the electron. So in this question we have to find out the drift velocity of the electron in the conductor. So let's see. In this question, see what it is saying. कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइज अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ. ये कंडक्टर है, इसमें 5 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हैं और जिसका ये कंडक्टर का लेंथ है 0.1 मीटर. और अब जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है इसका वो क्या है 5 × 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर. अभी निकालना है हम लोग को कि व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यहाँ बीच में यहाँ कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होगा सिंस ये कंडक्टर है और पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज अक्रॉस लगाया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा. तो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा पूछा है. तो देखिए जो मोबिलिटी होता है वो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. अभी मोबिलिटी पता है हमको, डेट इज़ कितना दिया है 5 × 10 to the power minus 6. ठीक है, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिंस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ दिया है तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. डेट इज़ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल V/L. तो V कितना है 5/0.1. सब हम लोग कैलकुलेट के आखिरी सो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 2.5 × 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. तो कैसे क्या समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है. ये बोला है, देखिए क्या बोला था कि ये कंडक्टर है जो जिसका लेंथ 0.1 मीटर है, उसका इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी दिया हुआ है 5 × 10 to the power minus 6 और इसमें 5 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है अक्रॉस दिस कंडक्टर. तो इस इलेक्ट्रॉन व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा है. तो देखिए हम लोग को जो पता है मोबिलिटी इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये पुट द वैल्यू एंड वी गॉट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 2.5 × 10 to the minus 4 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन ए करेक्ट है. तो आई होप आप सबको समझ में आया. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along a straight line is related to time as √x = t-3. The displacement of the particle when its velocity is 0 is, so we have to find out the displacement of the particle when the velocity will be 0. So let's see how we'll do it. So देखिए क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along a straight line. एक स्ट्रेट लाइन है जिसका रिलेशन दिया हुआ है √x = t-3. अभी पूछा है हमको कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना होगा जब वेलोसिटी 0 होगा. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे. हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी 0 पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो पूछा है. तो देखिए जब हमने ये किया तो क्या आएगा t-3 होल स्क्वायर डेट इज़ t² - 6t + 9. अभी देखिए वेलोसिटी निकालना है, डेट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx/dt. तो कितना आएगा 2t - 6. ठीक है, डेट इज़ वेलोसिटी इक्वल 2t - 6. अभी बोला है कि वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. देखिए एट वेलोसिटी इक्वल 0 क्या होगा 2t - 6. तो t कितना आएगा t इज इक्वल 3 सेकेंड. अगर 3 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. अभी इस रिलेशन से देखिए √x = t-3 है, तो √x = t-3. अभी t हमको पता चल गया, डेट इज़ 3 - 3.
सो रूट एक्स विल बी इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। आई होप आप सबको समझ में आ गया। से हम लोग को वेलोसिटी 0, जब वेलोसिटी 0 होगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो पूछा है, इसलिए हमने वेलोसिटी निकाल लिया इस इक्वेशन से, जो रिलेशन दिया हुआ था। अभी हमने वेलोसिटी निकाल लिया, उस वेलोसिटी को हम 0 पुट किया क्योंकि वेलोसिटी 0 पे निकाल रहा है, उससे हमने टाइम निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जो आया 0। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया। सो थैंक यू। The ratio of momenta of an electron and an alpha particle which are accelerated from raised by potential difference of B is. So in this question we have to find out the ratio of momentum of electron and alpha particle. So let's see how we'll do it. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है रेशियो निकालने के लिए बोला है मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जब ये एक्सलेट किया है बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ भी। तो देखिए जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 2m ई दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सब पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में 2q m भी, ठीक है, दैट इज ट्वाइस m q भी, ठीक है। अभी देखिए तो मोमेंटम रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। सब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा वो क्या होगा 2m q भी, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल क्या होगा, उसका मास क्या हो जाएगा ट्वाइस m दैट इज 4m q भी। एंड व्हेन वी विल डू इट वी विल गेट द आंसर एज ये 2m अल्फा होगा e होगा, तो क्या होगा m e बाई ट्वाइस m अल्फा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया हमने। तो जो ऑप्शन यहाँ पे क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो रेशियो आया वो क्या आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हम लोग को इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम का रेशियो निकालना था, तो हमने मोमेंटम को हमने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ट्वाइस m q भी। इलेक्ट्रॉन का कितना होगा ट्वाइस m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू q इंटू वी, और अल्फा का मास ट्वाइस m है, सो दैट विल बी 4m अल्फा q भी, and that will be equal to root over mass of electron divided by twice of mass of alpha. So option B will be the correct answer. So देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया ये सारे क्वेश्चंस। तो अभी जो बाकी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।